हेलो एवरीवन गाइस एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा। ठीक है। एक आप ही के जैसे एक 10th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट था, जो कि उसके 10th स्टैंडर्ड को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया था दिवाली के बाद, जिस प्रकार से आप हो चुके हो। और डेली के कंसेप्चुअल वीडियोस वगैरह देखता था। मतलब अगर स्कूल में अगर वो एक आधे दिन छुट्टी भी मार लेता था, और जो टॉपिक स्कूल में उसको पढ़ाए जाते थे वो टॉपिक्स अगर उसको वहां पे नहीं अंडरस्टैंडेबल होते थे, तो वो घर पे आता था, एक तो यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लेता था या फिर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी करता था जिससे कि उसके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाए। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, उसके कंसेप्ट तो क्लियर हो जाते थे, लेकिन एग्जाम के दिन को जब वो जाता था तो उसको कंसेप्ट तो सब आते थे, उसको मालूम होता था कि कंसेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन के पीछे उसको लिखना क्या है। बट स्टूडेंट्स, उसका एक सबसे मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम था कि उसको आंसर्स लर्न नहीं होते थे। मतलब उसका कंसेप्ट क्लियर होता था लेकिन उसके आंसर्स लर्न नहीं होते थे। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, कंसेप्ट समझने के बाद उसको हिंदी में वो या फिर मराठी में, जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है, तो उसके भी वो मदर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता था उसको। लेकिन पेपर में हम सभी को पता है, थियरी के पेपर में, आपके बोर्ड्स के पेपर में आपको वो पेपर्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको आंसर्स में लिखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मराठी ये मदर टंग भी होगी, लेकिन आपने देखा होगा कि मराठी की लैंग्वेज भी थोड़ी सी हायर लैंग्वेज है, जिसमें आपको, जो आप घर में मराठी बोलते हो उस प्रकार से आप पेपर में जाके नहीं लिख सकते हो। राइट। तो वही चीज स्टूडेंट्स, तो वो फिर वैसे ही चीज है कि उसको वो सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा था कि कैसे, किस प्रकार से उस कंसेप्ट को आंसर्स में कन्वर्ट किया जाए और एग्जामिनेशंस में लिखने के बाद अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर किया जाए। और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मुझे पता है कि आपका भी सेम प्रॉब्लम है कि भैया हमको कंसेप्ट समझ जाता है, आप क्या बता रहे हो, आप क्या पढ़ा रहे हो, टीचर क्या पढ़ा रही है, वो चीजें हमको समझ जाती है। लेकिन भैया हमारा रूट कॉज ये है कि हमको वो आंसर्स लर्न नहीं होते हैं। और भैया क्या ऐसा कोई जादू है या फिर ऐसा कोई चमत्कार है जिससे कि हम अगर आंसर्स लर्न भी नहीं किए, बस कंसेप्ट्स को ही समझ लिए और पेपर में जाके उसको अपने लैंग्वेज में, इंग्लिश में कन्वर्ट करके हम क्या मार्क्स गेन कर सकते हैं? तो इस पे ये पूरा की पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है। सबसे पहले ही बता दूं कि आप जो भी चीजें सोच रहे हो कि कंसेप्ट को अपने मन के आंसर्स में किस प्रकार से इंग्लिश में कन्वर्ट करके पेपर में मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो उसका आंसर यस है। मतलब कि स्टूडेंट्स, आप कंसेप्ट को क्लियर करके फिर उसके बाद आंसर्स को अपने मन के हिसाब से, आपके मन के मुताबिक, आपने जिस प्रकार से कंसेप्ट समझा है उन रिस्पेक्टिव टीचर्स के तरफ से, भले ही वो मेरे तरफ से या फिर आपके स्कूल के रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे उनके तरफ से, तो उसको आप पॉइंट वाइज कैसे लिख सकते हो। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, सीधा सीधा सॉल्यूशन पे आएंगे, ज्यादा समय मैं आपका नहीं लेना चाहता। सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स, कि कंसेप्ट आपकी पूरी क्लियर चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात। कंसेप्ट जो है वो आपकी पूरी की पूरी क्लियर चाहिए। ठीक है, पूरी क्या चाहिए? पूरी क्लियर चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। यस, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, बहुत सारे बच्चों को ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस मालूम होगी। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो जब डाइजेस्ट होते हैं, ध्यान से सुनना, वो जब डाइजेस्ट होते हैं तो शरीर के अंदर ग्लूकोज बन जाता है। फिर ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं स्टूडेंट्स? ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, 1 2 3। और फिर यहाँ पे भी ग्लूकोज में कितने होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। जो 6 कार्बन होते हैं स्टूडेंट्स, वो तीन तीन के जोड़ी में अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो तीन तीन के जोड़ी में अलग अलग होते हैं और उसको ही अपन पायरुविक एसिड बोलते हैं। यस, ये सभी को मालूम होगा, उसको ही अपन पायरुविक एसिड बोलते हैं। अभी स्टूडेंट्स, आपको टीचर ने या फिर मैंने ये चीज पढ़ा है कि भाई ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है। और फिर तीन तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कन्वर्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। और जो सेपरेटेड तीन तीन कार्बन के मॉलिक्यूल्स है जो शरीर के अंदर हो रहे हैं, सेल के अंदर हो रहे हैं, उसको अपन कहते हैं पायरुविक एसिड। फिर पायरुविक एसिड जो होता है वो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्जन होता है। एसिटिल कोएंजाइम का जो एसिटिल ग्रुप होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वहां पे क्रेब्स साइकिल पूरी की पूरी होती है। और जो अपना डायरेक्ट एनर्जी होता है वो, मतलब इनडायरेक्ट एनर्जी को डायरेक्ट एनर्जी ईटीसी साइकिल में होता है।
ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है। अभी स्टूडेंट सबसे पहले अगर आपको ग्लाइकोलिसिस का पहला है तो देखो यहाँ पे आपकी कंसेप्ट पूरी हो गई। अभी कंसेप्ट में आपको निकालने हैं मेन पॉइंट्स, ठीक है। इन कंसेप्ट आपको क्या निकालने हैं, टेक आउट, ठीक है, ध्यान से सुनना, टेक आउट मेन पॉइंट्स, ठीक है। जो जो मेन पॉइंट्स है वो आपको निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस ये मेन शब्द है, कार्बोहाइड्रेट से मेन शब्द है, ग्लूकोज ये मेन शब्द है, और पायरुविक एसिड ये मेन शब्द है, ठीक है। तो आपको इन चारों को ध्यान में रख के, इनका सीक्वेंस ध्यान में रख के, जैसे पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, फिर ग्लूकोज, फिर पायरुविक एसिड, तो इनका सीक्वेंस आपको ध्यान में रख के बच्चा लोग आपको आंसर्स में कन्वर्जन करना है। अभी सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इंग्लिश आनी नेसेसरी है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं, इंग्लिश आनी नेसेसरी है, इंग्लिश आनी आपको बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है और आप टूटी फूटी इंग्लिश लिखोगे तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके मार्क्स उधर चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आर्टिकल कहाँ पे लगाना है, क्या क्या चीजें हैं, इज, द, एंड वगैरह वगैरह कहाँ पे लगाना है, वो चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो इस आंसर को हम कैसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले, इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस when we take in the carbohydrates into our body it gets oxidized in the body, the oxidized carbohydrates आपके सामने बना रहा हूं, in the body the oxidized carbohydrates gets converted into glucose. Glucose contains 6 molecules of carbon, right? Glucose के पास 6 molecules होते हैं कार्बन के। After the 6 molecules they gets oxidized into the body and they gets separated into 3 carbon molecules and we call it as a pyruvic acid. देखा स्टूडेंट्स, आप आपके सामने पूरा की पूरा साइंटिफिक वे में मैंने इसको आपके सामने प्रकट करके दिया है। बात समझ में आ रही है? द थिंग इज दैट स्टूडेंट्स, कंसेप्ट आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए, आपको मेन पॉइंट्स उसमें से निकालने चाहिए और आपको थोड़ी सी मतलब इंग्लिश तो भी आपको परफेक्ट आनी चाहिए। अगर ये चीजें आपके नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स ये चीज भूल जाओ कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया तो आंसर्स नहीं भी लर्न हुए तो आप लिख सकते हो। आपको सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी तो भी इंग्लिश आना नेसेसरी है। अभी फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना यहाँ पे साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको क्या क्या शब्द यूज करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नोन, ठीक है, कॉल्ड इट, राइट, ये वाले आपको यूज करने हैं, ठीक है। नोन यूज करने हैं, कॉल्ड यूज करना है, राइट। फिर उसके बाद हम जो लिखते हैं कि फिनोमिनन, है ना, फिनोमिनन आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद कन्वर्जन, राइट, कन्वर्ट हो रहा है तो कन्वर्जन, फिर सेपरेशन, राइट। ये ऐसे ऐसे शब्द आपको याद रखने हैं जिससे कि सामने वाला बंदा जो पेपर चेक कर रहा है उसको लगे ही ना कि आपने आंसर्स लर्न नहीं किया है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज होती है कि भैया मेरे पास जो डाइजेस्ट है वो मेरे पास डाइजेस्ट है नवनीत की, और जो 10th के जो पेपर चेक करेंगे, ठीक है, 10th के जो टीचर जो क्या करने वाले पेपर चेक करने वाले, अगर उनके पास टारगेट की बुक होगी, टारगेट के डाइजेस्ट में से अगर वो चेक करेंगे तो मेरे आंसर्स मैच नहीं होंगे, ठीक है, मेरे आंसर्स मैच नहीं होंगे। सबसे पहली चीज ये जो है ये गलत बात है, ठीक है, ये गलत बात है। टीचरों के पास जो भी पेपर चेक करता है, ध्यान से सुनना, बोर्ड्स के पेपर की बात कर रहा हूं, पेपर ऑफ बोर्ड्स, ठीक है, जो भी चेक करता है उनके पास जो होता है ना बच्चा लोग, ध्यान से सुनना, उनके पास सॉल्यूशन की शीट होती है। ध्यान से सुनो, मैंने ये शीट देखी वाली इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। उनके पास क्या होता है, उनके पास सॉल्यूशन की शीट होती है और सपोज फॉर एग्जांपल पहले का आंसर होता है, उसमें फर्स्ट पॉइंट पे उनको बस पॉइंट दिए जाते हैं कि भाई देख फर्स्ट पॉइंट पे ग्लाइकोलिसिस आना चाहिए, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस ये शब्द आना चाहिए, सेकंड पॉइंट में क्रेब साइकिल ये शब्द आना चाहिए और थर्ड पॉइंट में ईटीसी आना चाहिए, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपने, ध्यान से सुनना, अगर स्टूडेंट्स आपके आंसर में ये शब्द भी अगर उनको दिखते हैं और आपने ठीक से उसको फ्रेम किया है, ठीक है, CAREB ऐसा, उसको अगर ठीक से आपने फ्रेम किया है, मतलब आंसर्स को आपने फ्रेमिंग एकदम अच्छे से किया है, तो आपको पूरे के पूरे 3 में से 3 मतलब कि आउट ऑफ मार्क आपको मिलेंगे। तो ये भूल जाओ
कि भैया मेरे पास नवनीत का डाइजेस्ट है और उसने टारगेट में से किया तो कैसा होगा, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें नहीं होती है, उनके पास एक सोल्यूशन शीट होता है। अगर मुझे अवेलेबल हो जाएगा तो मैं जरूर आपको बता दूंगा एक बार, ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा। तो अगर सॉल्यूशन शीट में कैसा होता है स्टूडेंट्स कि उसमें बस होते हैं मेन पॉइंट्स, ठीक है, उसमें बस मेन पॉइंट्स होते हैं। अगर आपके आंसर्स में वो मेन पॉइंट्स दिख गए ना, अगर आपके आंसर्स में जो उनके सॉल्यूशन शीट में जो पॉइंट्स है वो अगर उनको दिख गए, तो ध्यान में रखना बच्चा लोग कि आपको वहां पे पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ट्राई करो स्टूडेंट्स कि कंसेप्ट आपकी पूरी की पूरी क्लियर हो जाए, आप उसमें से एकदम अच्छे से पॉइंट वाइज निकालो, और फिर इंग्लिश आना नेसेसरी होगा और कुछ कुछ शब्द आप उसमें डिटेल में डालो। अभी जिन बच्चों को कंसेप्ट समझता है लेकिन इंग्लिश नहीं होता है, उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आपको एट द एंड स्टूडेंट्स रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको उसको रट्टा मारना पड़ेगा, मतलब मारना पड़ेगा। आप बोलोगे भैया डायरेक्ट आप रट्टा मारना बोल रहे हो, देखो स्टूडेंट्स, रट्टा मारना इन द सेंस कि आपको लर्न करना है लेकिन उसको 5 से 6 बार आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो एट द एंड स्टूडेंट्स वो रट्टा ही हो जाता है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो ऐसा समझो मत कि भैया डायरेक्ट रट्टा मारने बोल रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको ध्यान से सुनना, अगर आपका सबसे बड़ा बैरियर है कि आपको इंग्लिश परफेक्ट नहीं आता है, एट द सेम वे कंसेप्ट समझ जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद आप भूल जाते हो, तो स्टूडेंट्स आपको एट द एंड रट्टा मारना पड़ेगा। और आपको मैं पहले बोल दूं, आप बस अपेक्षित, ठीक है, जो 21 सेट होते हैं, ठीक है, जो 21 सेट्स ऑफ नवनीत होता है, तो वो बुक को आप पूरा की पूरा, ध्यान से सुनना, वो बुक को आप पूरा की पूरा प्रेफर करो, ठीक है, वही बुक में से आप पूरा करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप नवनीत की बुक हो तो आप इंग्लिश का ले रहे हो, तो इंग्लिश का क्या करो स्टूडेंट्स, इंग्लिश का क्या करो, पहले सबसे पहले लैंग्वेज स्टडी के, ठीक है, लैंग्वेज स्टडी के जो 10 मार्क का होता है, ठीक है, उसमें 10 सेट होते हैं। फिर और 10 सेट किसके होते हैं, और 10 सेट होते हैं चैलेंजिंग के, ठीक है, और 10 सेट होते हैं चैलेंजिंग के, और 10 सेट होते हैं मीडियम के। मतलब कि आपके ये इजी वाला होता है, ठीक है, ये इजी वाला होता है, पहला वाला इजी 10 सेट होते हैं लैंग्वेज स्टडी के, फिर चैलेंजिंग होते हैं और फिर मीडियम होते हैं, या फिर इजी मीडियम और फिर चैलेंजिंग होते हैं। तो ऐसे करके आप पूरा की पूरा एक एक दिन लगा लेना कि एक दिन में ये कर लूंगा, फिर एक दिन में ये कर लूंगा, एक दिन में ये कर लूंगा। ऐसे कर करके स्टूडेंट्स आप आपके 10 मार्क्स अच्छे से कवर कर सकते हो। अगर स्टूडेंट्स आपको लगता है कि किस प्रकार से आपको अपेक्षित को सॉल्व करना है, तो स्टूडेंट्स जरूर मुझे नीचे चैट में बताना है कि मैं फिर एकदम डिटेल में वीडियो बना दूंगा, हाउ टू यूज इंग्लिश अपेक्षित फॉर 10th बोर्ड, ऐसा फिर हाउ टू यूज मैथ्स अपेक्षित, हाउ टू यूज, ऐसे अलग अलग वीडियोस बना के, डिटेल वीडियोस बना के, जिससे कि आपको टाइम वाइज भी दे दूंगा, ये टाइम पे ये करना है। तो अगर वो वीडियो चाहिए तो जरूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीजें पूरी क्लियर है कि कंसेप्ट पूरी क्लियर करो, फिर मेन पॉइंट्स उसमें से आइडेंटिफाई करो, मेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद उसका फ्रेमिंग सीखो अच्छे से, और फिर आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के प्रति बता दिया, ज्यादा सोचना नहीं है इन चीजों के बारे में, ज्यादा सोचोगे तो फिर होगा नहीं। इसीलिए मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता हूँ, जो मुझे सही लगते हैं वो सॉल्यूशन देता हूँ। एंड वंस अगेन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और हाँ भाई, अपने 15.9 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, बस 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो बस 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए अपने को 16,000 की फैमिली पूरी करने के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है मेरे लिए, ठीक है। तो अगर पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स, तो 16,000 की फैमिली आप पूरी कर सकते हो। तो नीचे बस आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही स्टूडेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में शाह कोचिंग क्लासेस ऐप की लिंक दिया है, जहां पे 50+ स्टूडेंट्स ने, ध्यान से सुनना है, जहां पे 50+ स्टूडेंट्स ने मेरे PYQ के पूरे PDF फाइल्स खरीद लिए हैं, जो कि है ₹11 में बस, जिसमें आपको 2018 से लेके तो 2022 तक के पूरे पेपर्स आपको मिल रहे हैं। तो ₹11 में है। लिंक इज गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप को लगता है वैल्यूएबल होगा ₹11 उन सभी के लिए, तो आप जरूर वो भी ले सकते हो, जिससे कि मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना है। टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय।